Welcome back to NEET UG 2021 expected questions biology based on NCERT। तो इस वीडियो में हम NCERT बेस्ड 25 क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट मे कम इन NEET 2021। So let's begin. Now come to question number 101। एक्चुअली इसके अंदर कोडिंग है, सो वी विल स्टार्ट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 101। ये क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 64 से आया हुआ। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये एक टेक्निक है जिसमें इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब देखो ट्रांसफर दो जगह होती है, एक फैलोपियन ट्यूब में और एक आपका यूट्रस में। तो एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज नहीं, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। तो एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल स्टेज ये तुम्हारा जाएगा यूट्रस में और जाइगोट ओनली नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द मोस्ट करेक्ट। अब देख लेते हैं पेज नंबर 64 क्लास 12 पे। क्लास 12 पे आ गए, अब 64 पे चले जाओ। पेज नंबर 64 यहाँ देख लो, ये क्लियर मेंशन है। ये जो तुम्हारा पैराग्राफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अब ये लाइन देख लो, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है, जाइगोट भी है और अर्ली एम्ब्रियो भी है। with up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube। ठीक है जी, कहाँ जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर इससे अगली स्टेज होगी तो तुम्हारा जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में। कहाँ लिखा है? विद मोर देन 8, तो हमारा अप टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 102 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 102। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इन एन इफेक्टिव इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा, ये भैया क्लास 11th में है चैप्टर नंबर 11 में, और उसके अंदर पेज नंबर 185 का भी देखेंगे। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो सेल्स के बीच में कनेक्शन है। प्लास्टोक्विनॉन्स, ये तो भैया वहाँ की बात होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर वगैरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें सेल्स के अंदर का पार्ट है तो बीच में कुछ हो नहीं सकता। प्लाज्मा लीमा, ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन प्लाज्मा लीमा भी तुम्हारी एक मेम्ब्रेन टाइप की हो गई। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। 102 185 पे चल दो, क्लास 11th में, ये 11th में आ गए। 185 पे चल दो, 185, ठीक है जी। सिम्प्लास्टिक सिस्टम में तो इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है जी। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है जी, क्लियर मेंशन है। इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ नीचे, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्शन बन रहा है। अच्छा जी, नीचे नहीं है, ऊपर ही होगा डायग्राम, उसमें क्लियर दिखा रखा है कि प्लाज्मोडेस्माटा से कैसे दिख रहा है। ये देख लो, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है जी। ये प्लाज्मा, ये सेल है, ये भी सेल है, बीच में क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये सेल बीच में, तो ये तुम्हारा सिस्टम हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। देखो जी, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट तो है जी। फंजाई, तुमने देखा होगा फंजाई के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेल्यूलर। आर्किया, ये तो हो गया भैया बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया में चला गया तो यूकैरियोट का मतलब नहीं बनता। मोनेरा, ये भी बैक्टीरिया। रह गए तुम्हारा एक ही प्रोटिस्टा। अब देखते हैं 103, ये है 11th में चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 20 पे। तो इसी में आ जाओ पेज नंबर 20 पे। एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 20, ये तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पेज नंबर 20 पे नीचे की तरफ मिलेगा। ये प्रोटिस्ट में मिलेगा, किंगडम प्रोटिस्टा, देख रहे हो
ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। क्लियर है भैया? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1, 103 का 1। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 104। तो भैया जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। देखो भैया 104 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारे क्रॉप के एग्जांपल दिए गए हैं। ये तुम्हारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ये बीटी कॉटन हो गया और टाइप के हैं। तो इसी टाइप से ये न्यूज़ में चल रहा था कि बीटी ब्रिंजल काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है, उसको लेके जो है बहुत सारी डिबेट्स होती रहती है कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल ये जो था न्यूज़ में, ये था बीटी ब्रिंजल। तो बीटी है बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस किसके रेजिस्टेंस है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और करंट अफेयर टाइप में थोड़ा सा हो सकता है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्ट लिखा नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इज इंसेक्ट रेसिस्टेंस। तो ये तुम्हारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और लिटिल बिट करंट अफेयर्स इन बायोलॉजी उससे आया हुआ क्वेश्चन। तो इस पे जब कभी भी हम पढ़े एनसीईआरटी में, जैसे मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन या फिर और कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में थोड़ा इधर और उधर थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ना चाहिए कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 104 ये हो गया चैप्टर नंबर 12। अब 208 नंबर पेज पे चलते हैं जरा, चैप्टर 12 के, क्लास 12 चैप्टर नंबर 12। 208 पे आ जाओ, देखते क्या दिया हुआ है। तो 208 पे ये तुम्हारा दिया हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो genetically modified some of the application of biotechnology in that will help detail production of pest resistant plants. However इसके अंदर तुम्हारा कहीं भी ब्रिंजल मेंशन्ड नहीं है। अगर तुम्हें कहीं मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बीटी ब्रिंजल था न्यूज़ में, तो बीटी इज रेसिस्टेंस फॉर इंसेक्ट प्लांट। चलो जी, ये थोड़ा सा आउटसाइड है बट अगर रेंज में ही है, अगर थोड़ा सा पढ़ें न्यूज को भी तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। 105 इन यूनिलोकुलर ओवरी विद ए सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। देखो भैया ओवरी कितनी है, नहीं ओव्यूल कितने, सिंगल। अब सिंगल ओव्यूल है तो ये तुम्हारा बेसल में आ जाता है। कैसे, अब ये देख लो 105 पेज नंबर 76 क्लास 11 चैप्टर नंबर 5। तो हम 76 पे जाएंगे और ये लाइन क्लियरली मेंशन्ड है तुम्हारी। तो ये विद इन द एनसीईआरटी है। आ जाओ भैया, देखो द बेसल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसके एग्जांपल भी ध्यान रखने हैं। तो ये तुम्हारा हो गया बेसल। तो क्वेश्चन नंबर 105 द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 106 एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो भैया मोलिब्डेनम और आयरन का कॉम्प्लेक्स था। ये 106 हो गया तुम्हारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 202। वहाँ पे देख लो पेज नंबर 202, इसमें तुम्हें मिल जाएगा आयरन और उसका कॉम्प्लेक्स, और जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को बाइंड करना इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज एंड विद इन द बैक्टीरिया दीज आर द एंजाइम्स, देयर आर द एंजाइम्स एंड फॉर सपोर्टिंग दोज एंजाइम्स वी हैव आयरन मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। तो एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, आई थिंक अभी देख लेते हैं नीचे, उस एंजाइम की फंक्शन के लिए इस एलिमेंट की ज़रूरत है। तो एंजाइम आज ही आ गया। तो एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज ए मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन एंड कैटालाइसिस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है दैट विल बी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो ये है तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। देख लो भैया मोलिब्डेनम। अब इस क्वेश्चन में छूटते ही आंसर मार दो मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 107 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 107 सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। देखो सर्टोली सेल्स तो बहुत सिंपल है भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है।
ओवरीज एंड सीक्रेट गलत, एडिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट नो जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। 107 आ जाओ, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 43 से। क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए भैया आया कहाँ से है ये। पेज नंबर 43 पे चल लेते हैं एक बार। पेज नंबर 43 क्लास 12 इसमें देख लो भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ईच टेस्टिस, ये देखो, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक हो गया तुम्हारा मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, सर्टोली सेल्स। तो ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, और यहाँ ये भी लिखी हुई है कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। ठीक है जी, इसका मेन सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखते पकड़ लो कहाँ से आया है। और इस एनसीईआरटी से दिखाने का मतलब ये है कि फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर अराइज्ड, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग इन द नीट। 108 पे जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जैक्ट पैराग्राफ दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12। 108 का हो गया भैया पेज नंबर 75 पे। कौन सा ऐसा है जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है जी, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, सही है। आउट ऑफ द वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट, अगर ये भी सही है। एलील्स डू नॉट शो एनी बिल्ड, देखो फैक्टर अकर्स इन पेयर, ये भी सही है। तो ये 3 पोस्टुलेट तो है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है ये उसका पोस्टुलेट नहीं है। पेज नंबर 75 पे एक बार देख ही लो, क्लास 12 में क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में। पेज नंबर 75, तो ये खुल गया भैया पेज नंबर 75। ये थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, क्योंकि ई बुक थोड़ी सी अप एंड डाउन है, तो हम देखेंगे अभी। थोड़ी देर वेट कर लो बस, अभी देखो खुल जाएगा पेज नंबर 75। ये खुल गया जी पेज नंबर 75। तो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है जी, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, भी दिया। फैक्टर अकर इन पेयर इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 3, 108। 109 पे आ जाओ, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, देखो क्लियर मेंशन है एनसीईआरटी में। 109 चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 38 39। ठीक है जी, तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। तो मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू कौन सा रीजन है भैया, न्यूसेलस। तो 109 पेज नंबर 38 पे चल के देखते हैं क्या दिया हुआ है। पेज नंबर 38, ये आ जाओ जी, ये हो गया 38। अब इसमें नीचे की तरफ आ जाओ, हाँ जी, एपोमिक्सिस एंड पोलियम्ब्रियो में आ जाओ। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है जी, सिट्रस एंड मैंगो। और नीचे देख लेते हैं वराइटीज, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स। ठीक है, न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। तो न्यूसेलर सेल तुम्हारी कैसी होती है, डिप्लॉयड, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हो जाएगा स्पोरोफाइटिक टिश्यूज सराउंडिंग दी मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। ठीक है जी, 109। 110 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल ऑफ एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ये थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी है, बट ये तुम्हारा है एनिमल किंगडम से आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट लाइन तुम्हें ये नहीं मिलेगी कि कौन से एनिमल में दोनों एक ही पर होते हैं, दैट विल एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फैसियोला हिपैटिका, जो कि तुम्हारा लीवर फ्लूक होता है। तो 110 का क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फैसियोला। ये थोड़ा सा आउटसाइड क्वेश्चन है, याद रखने लायक, एग्जैक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। 111 में आ जाओ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। इन चारों में से करेक्ट तुम्हें चूज करना है। बारबिट्यूरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल ट्रूथ। देखो बारबिट्यूरेट नहीं देते हैं, उसके लिए दूसरी ड्रग है, उसका नाम एस से है कुछ, वो सर्च कर लेना। मॉर्फाइन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज ए पेन किलर। ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 2। चेविंग टोबैको लोवर्स द ब्लड प्रेशर। भैया ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता नहीं है। कोकीन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज कोकीन। भैया ये कहाँ कोकीन देंगे, कोकीन से तो गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। ऑप्शन नंबर 2। 111
111 का आ जाओ, पेज नंबर 159, क्लास 12 चैप्टर नंबर 8, 159 पे आ रहे हैं हम, देख रहे हैं कहाँ लिखी हुई है लाइन। 159 पे आ जाओ भैया, ये आ गए 159 पे। ठीक है जी, यहाँ ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में ये तुम्हारे अलग अलग ड्रग्स हैं। ये देख लो, मॉर्फाइन इज ए वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। एग्जैक्ट लाइन है भैया, देख लो क्वेश्चन में एग्जैक्ट लाइन है, मॉर्फाइन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज ए पेन किलर। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 112 पे। 112 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्या बहुत डिफिकल्ट कह सकते हो अगर तुम्हें याद नहीं है तो। लिस्ट बिलो आर फॉर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड फॉर जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये जम्बल्ड है, ये तुम्हें मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये पता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम ह्यूमन का कितना है भैया, छोड़ते ही मार दोगे आंसर। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब ए विल मैच विद ए 1200 ml। ठीक है जी, रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर तुम्हें एक भी ध्यान है, रेजिडुअल वॉल्यूम अगर ध्यान है तो ए का होगा 1200। ठीक है जी, अब देख लो ए का क्या हो जाएगा 1200, तो जिसमें तुम्हारा ए का 1200 दिया हुआ है वो ऑप्शन तुम्हें चूज करना है। ये देखो सी का 1200 एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट। उसके बाद ये देखो ए का 1200 एक ही में है भैया, इसमें तीसरे में। अब कैसे मैं कह रहा हूँ ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 112 आया हुआ है क्लास 11 चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 271-72, पेज नंबर 271-72 पे आ जाओ, पेज नंबर 271 ये आ गए 271 पे। यहाँ इन्होंने पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है और अलग अलग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बता रखा है। तो टाइटल वॉल्यूम हो गया भैया 500 ml का, और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम देख लो, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि इन्होंने मैक्सिमम वाली वैल्यू ले रखी है। जैसे 1100 to 1200 ml है तो इन्होंने हर जगह जो भी रेंज है उसमें मैक्सिमम वाली ले रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरी जान लगा के भी तुम हवा निकाल दो फिर भी इतनी एयर रह ही जाएगी। दिस एवरेज 1100 से 1200, तो हम 1200 मान के चलेंगे। तो बाय एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम उसके बाद तुम्हारी कैपेसिटी आएगी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आपको ध्यान है तो भैया तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी और भी तुम देख सकते हो इसके अंदर कि कौन सी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी के लिए नीचे इसी पेज पे जो है सारा मेंशन्ड है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो। जितना ज़्यादा रट लो उतना अच्छा बढ़िया है। और इसको एक ट्रिक से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तुम्हें अगले वीडियो वगैरह में मिलेगी। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म। ये भैया थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 113 चैप्टर 6 से क्लास 11 के। देखो जहाँ चैप्टर नंबर 6 पे चल देते हैं हम क्लास 11 के, तो चैप्टर नंबर 6 मेरे ख्याल से 86 पेज पे आ जाए। हाँ जी आ गया, चैप्टर नंबर 6 आ गया। अब इसके अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इन्होंने एंजियोस्पर्म का दिया हुआ है कि चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखो जाइलम के जो मेन एलिमेंट हैं वो ट्रैकिड्स हैं, वेजल्स है, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइम है, 4 तो मेन है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि जिम्नोस्पर्म लैक वेजल्स इन देयर जाइलम, बस इतना लिखा हुआ है। अब ट्रैकिड की डिस्क्रिप्शन दी हुई है और ये लिखा हुआ है इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स एंड वेजल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। देखो फ्लावरिंग प्लांट मतलब हो गया तुम्हारे एंजियोस्पर्म, इन्होंने एंजियोस्पर्म का दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा भैया जिम्नोस्पर्म। अब एक लाइन और इन्होंने नीचे लिखी हुई है द वेसल, प्रेजेंस ऑफ वेसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखो जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ भैया एंजियोस्पर्म का दिया हुआ है, तो इसके जो काउंटर पार्ट होते हैं और जो अलग अलग इसके डिविजन्स होते हैं एंजियोस्पर्म, तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब एंजियोस्पर्म में ये है तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा। तो यहाँ आप कहीं पॉइंट बना के, एरो बना के लिख भी सकते हो, क्योंकि कई बार काउंटर क्वेश्चन भी किया जाता है। दिया ये है, इसका अपोजिट पूछ लिया, तो ये कह सकते हो आउटसाइड से। लेकिन अगर आप इसको पढ़ रहे हो एनसीईआरटी को, और थोड़ी सी भी रेफरेंस बुक या कहीं से भी दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए भाई, जब
एंजियोस्पर्म के अंदर ये है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? तो वहीं से एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता भैया होता तुम्हारा ट्रैकिड्स, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का तो देखो स्टोरेज का रोल है, ये तो हो नहीं सकता। रह गई वेजल्स, तो वेजल तुम्हारी किस में है? एंजियोस्पर्म में। तुक्का मारना था दो में से, फाइबर और ट्रैकिड्स। तो वेजल और ट्रैकिड ही ऐसे हैं जो मतलब मेजर कैरियर है। तो वेजल हो गया एंजियोस्पर्म का, तो ट्रैकिड हो गया जिम्नोस्पर्म का। थोड़ा बहुत ट्रिक काम कर रहा है लेकिन उतना नहीं है। 114 रिंगवॉर्म इन ह्यूमन कॉज्ड बाय, भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 114 चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 पेज नंबर 149 एग्जैक्ट लाइन है, देख लो 149 पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 149 पे आ जाओ। अब इसके नीचे हम देखेंगे 149 पे इन्होंने दिया हुआ है मैनी फंजाई, ठीक है जी, बिलोंग्स टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। आर रिंगवॉर्म आर कॉज्ड बाय फंजाई, ठीक है जी। 114 का 2 हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 114 के बाद आ जाओ भैया 115 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो भैया मैग्नीशियम का रोल तुमने पढ़ाई होगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये मोलिब्डेनम जिंक बोरॉन। अगर आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 115 है तो पेज नंबर 196 इस पे लिस्ट दी हुई है। 196 पे एक बार नज़र मार लेते हैं, तुम्हें भी आइडिया लग जाए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये देख लो, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर मैग्नीशियम मेंशन्ड है। अगर तुम्हें रट्टा है The macronutrient include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium। तो ये तुम्हारे आगे भैया मैक्रोन्यूट्रिएंट में। सोडियम भी मैक्रो में ही है लेकिन इन्होंने यहाँ शायद तक दिया हुआ नहीं है, बट सोडियम इज ऑल्सो इन मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो अगर आपको एक ही ध्यान है तो इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा, मैग्नीशियम है। 116 कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स। तो अब तुम्हें ये देखना ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोट। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा ब्रेनी क्वेश्चन, दिमाग लगाना इसमें हल्का सा। सैक्रोमाइसिस क्या है भैया? सैक्रोमाइसिस ईस्ट क्या होता है? यूकैरियोट। स्ट्रेप्टोकोकस देखो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहाँ आते हैं? प्रोकैरियोट। क्लामाइडोमोनास ये क्या भैया? ये हो गया तुम्हारा क्लामाइडोमोनास, एल्गी में आ गया। प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम तो भैया प्रोटिस्टा वगैरह में है, सिंगल सेल है, यूकैरियोट है। अब ये तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस ये है मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि कोकस तुम्हें पता है ना वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, कोकस, विब्रियो, कोलेरी और ये सब कोकस। तो उससे वासा एफ्रेंसिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम। देखो वासा एफ्रेंसिया ये जो है तुम्हारा, ये क्या करता है भैया कि रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस को कर देता है, जो भी डक्ट्यूल से कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन डायरेक्ट दे नहीं रखा। तो रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंसेस में मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 का आ जाओ भैया, देख लेते हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पे। पेज नंबर 43 इसमें देख लो कहाँ दिया हुआ है। पेज नंबर 43 इसमें देख लो एक बार फिर से वही डायग्राम, इसमें वासा एफ्रेंसिया का इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी, देखने लग गई होगी। ये रहा वासा एफ्रेंसिया, ये हो गया तुम्हारा रेटी टेस्टिस, ये हो गया, या ये हो गया एपिडिडाइमिस, बीच में क्या है वासा एफ्रेंसिया, लेकिन इसमें इन्होंने एपिडिडाइमिस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो रेटी टेस्टिस से लेके सीधा वास डिफरेंस में कर दो, इस क्वेश्चन में आंसर ये आ जाएगा, रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस। 117 करेक्ट, क्लियर हो गई जी। 118 सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं, क्या होते हैं भैया? एनीरोबिक, ये तुम्हें पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। मिथानोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं, यही गड़बड़ हो गया। ये क्या होता है भैया? एनीरोबिक। तो बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन, ये प्योर मीथेन नहीं होती, इसमें दो गैस और हैं, अभी दिखाऊंगा पीछे। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज ए रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। देखो भैया दो हैं, एक एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट, यहाँ तो तुम्हारा क्या है? एरोबिक्स है, एरोब्स हैं, जो फ्लॉक्स बनता है ना। और इसके अगले वाले स्टेप में जो है
वहाँ इनको जो डाइजेस्ट करेंगे वो एनीरोब्स हैं। तो ये थोड़ा सा चेक कर, लेकिन आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा 118। तो 118 आ जाओ, 184 85 एनसीईआरटी, ठीक है जी। 184 85 ये बायोगैस वाले चैप्टर में 184 पे आ जाओ, पहले 184 पे आ गए, ये देख लो। तो यहाँ अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि where it is constantly agitated mechanically to pump into it, this allows vigorous growth of useful aerobic microbes। देखो यहाँ क्लियर मेंशन है aerobic microbes into flocks, ठीक है जी। masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structure। तो while growing these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent, this significantly reduce the biochemical oxygen demand of the effluent। अब क्या है कि यहाँ से तुम्हारा ये ट्रांसफर करते हैं, अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं। अब ये effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment। This sediment is called activated sludge। यहाँ तक तुम्हारे कौन से बैक्टीरिया थे, एरोबिक। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। कौन से एरेशन टैंक, टू सर्व एज इनोकुलम। यहाँ तक एरोब्स हैं। अब रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज, अब इतना गाढ़ा बच जाएगा। अब ये जो जाएगा वहाँ है तुम्हारे एनीरोब्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे एरोब्स हैं। 185 पे भी देख लेते हैं बायोगैस वाला। तो आ जाओ जी, बायोगैस पे आ गए और आ जाओ नीचे। हाँ जी, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, ठीक है जी। मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी है। तो ये यहाँ पे था कि ये 100% मीथेन नहीं होती। तो डंग कैन बी यूज्ड। उसके बाद क्या क्या स्टेटमेंट थे वो देख लो। स्टेटमेंट और ये दे रहे हैं कि मिथानोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम। तो यहाँ क्लियर मेंशन है भैया, मिथानोबैक्टीरियम इज एन, तो ये मिथानोजेंस हो गए। दीज बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड मिथानोजेंस एंड मिथानोबैक्टीरियम दीज बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन एनीरोबिक स्लज, ठीक है जी, एनीरोबिक। तो ये एनीरोबिक है। और देख लो क्या ऑप्शन है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, प्योर मीथेन नहीं है, प्योर 3 गैस होती हैं, पहले बता दिया। 119 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 119, सेलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 इन द गिवन बिलो अबाउट लैक ऑफ यूरोन। तो भैया लैक ऑफ यूरोन में देख लेते हैं, इन 4 में से 2 करेक्ट चूज करने हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट, नहीं। तो लैक ऑफ यूरोन का मतलब है लैक्टोज। तो इसको कौन बाइंड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज ही बाइंड, लैक्टोज और एलोलैक्टोज, नॉट अदर देन दैट। ये ऑप्शन गलत हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन, ये सही है। जब लैक्टोज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, रिप्रेसर बाइंड कर देगा ऑपरेटर रीजन को और आगे ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा। अभी देखेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम समझेंगे। द जेड जीन कोड्स फॉर परमेज, नहीं। 3 जीन होते हैं भैया, जेड वाई ए। वाई विल कोड फॉर परमेज, जेड दूसरे के लिए करता है और ए ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ये बीटा गैलेक्टोसाइलेज के लिए आई थिंक। दिस वाज एल्यूसिडेटेड बाय फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्यू मोनोड, ये ठीक है जी। तो बी और डी, तो 119 में हो जाएगा तुम्हारा बी और डी। देख लो 119 कहाँ भैया, बी और डी ऑप्शन नंबर 3 में है, बी और डी। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 119 है, ये तुम्हारा आया पेज नंबर 116-17 से, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12। 116 पे आ जाओ। 116, ये आ गया 116 पे। अब इसके नीचे तुम्हारा दिया हुआ है लैक ऑफ यूरोन, लैक ऑफ यूरोन, ठीक है जी। यहाँ मेंशन्ड है द एल्यूसिडेशन ऑफ लैक ऑफ यूरोन वाज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ए जेनेटिसिस्ट। ये भी ध्यान रखना भैया कि जेनेटिसिस्ट था एक, फ्रैंकोइस जैकोब, एंड एक बायोकेमिस्ट था, जैकी मोनोड। ये एक बार क्वेश्चन एम्स में आ रखा है। द लैक ऑफ यूरोन वाज एल्यूसिडेटेड बाय जेनेटिसिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। तो इस तरीके से ये थोड़ा स्पेशलाइजेशन भी ध्यान रखना है। ऐसी तुम्हारा सेल थ्योरी में भी है, स्वान एंड जो भी है, उन दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। तो अब हम इसको समझते हैं, नीचे आ जाओ। इसमें तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। ये देखो
ये है इन द एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसमें लैक्टोज अब्सेंट है। जब लैक्टोज नहीं होगा तो ये आई जीन है, ये कोड करेगा रिप्रेसर एमआरएनए के लिए, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल। अब लैक्टोज नहीं है तो ये जाके यहाँ बाइंड कर देगा। ये जो तीनों एंजाइम है, इन तीनों एंजाइम के प्रोडक्ट से, ये तीनों जीन के एनकोडेड एंजाइम के प्रोडक्ट से लैक्टोज का डाइजेशन होता है। जब लैक्टोज है ही नहीं तो ये एक्सप्रेस क्यों करेंगे, सीधा यहाँ पे मशीन बंद हो जाएगी। अब प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन है, लैक्टोज। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो कुछ मॉलिक्यूल लैक्टोज की क्या करेंगे, इसको रिप्रेसर को बाइंड कर देंगे, इसको इनएक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लैक्टोज मॉलिक्यूल आ गए, इनको डाइजेशन करने के लिए इनकी एक्टिविटी होनी जरूरी है। तो लैक एमआरएनए बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, ठीक है जी। वाई कोड फॉर परमिएज, वहाँ क्या दिया हुआ है, जेड कोड फॉर परमिएज नहीं गलत है, ए कोड फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। तो इस टाइप का है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन 120, ये भैया रट्टे वाला क्वेश्चन है। कील इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स ऑफ, देखो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में ये लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। 120 ये है भैया पेज नंबर 74 से। कील इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ, 120 पे देख लेते हैं एक बार, क्लास 11 में 120 पे ये आ गए। अब यहाँ देख लो 120, नहीं 74, अरे कहाँ देख रहा हूँ यार, 74 पे जाना था, हाँ अब आ गए 74 पे। देखो कील एक्चुअली एक स्पेशल अरेंजमेंट है 5 ये कोरोला के अंदर, ठीक है जी। तो ये यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा इन पी एंड बीन फ्लावर, देखो बीन का नाम आ गया। देयर आर 5 पेटल्स, ठीक है जी, पेटल्स। तो पेटल द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल विंग्स व्हिच फॉर्म ओवरलैप द 2 स्पॉन्ज, यहाँ देखो कील लिखा हुआ है, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन कहते हैं वैक्सिलरी और पेपिलियोनेसियस। तो बीन्स का उन्होंने पूछा हुआ है, बीन्स के अंदर क्या पूछा है इन्होंने, कील इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स ऑफ बीन्स। तो सीधा सीधा है, अगर याद है तो मार दो, नहीं तो चलते बनो, क्योंकि भैया ये रट्टे वाला क्वेश्चन है। 120, अब 121 पे आ जाओ। लेकिन ये है कि थोड़ा ट्रिक के साथ याद करें तो हो भी सकता है। द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भैया, स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है जी। 121 पेज नंबर 101 पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, 101 पे है, डायरेक्ट लाइन दी हुई है कि ब्लड वेसल को कौन। और इस टाइप के क्वेश्चन देखो हर साल एक ना एक आ ही रहा है, कभी प्रॉक्सिमल पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कभी डीसीटी, कभी तुम्हारा ये फैलोपियन ट्यूब में, कभी तुम्हारा यूटेरस में, कभी तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड में, कभी पैंक्रियाटिक ग्लैंड में, तो हर साल ये पूछ ही रहे हैं। तो यहाँ था स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड, ठीक है जी, सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। हो गया खत्म स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है जी। लाइन याद होनी चाहिए तभी कर पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ऑन डीएनए, देखो भैया ये 3 ही ऑर्गेनल है जिनके अंदर डीएनए होता है। एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एक तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, एक तुम्हारा हो गया जिसके अंदर क्या प्लास्टिड्स, ठीक है जी। तो 3 ही स्ट्रक्चर है जिनके पास अपना डीएनए होता है। तो आप देख लो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में 122 कौन से पेज पे भैया, 135 पे, क्लास 11 है, चैप्टर नंबर 8, 135 आ जाओ। 135 पे 135 पे आ गए जी। ये देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप पढ़ोगे, वैसे एवरेज स्टूडेंट भी इसको ध्यान रखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ आरएनए भी है थोड़ा सा और डीएनए भी है, लेकिन कैसा है, सिंगल सर्कुलर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। फिर कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो प्लांट सेम है, एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है तो ऑटोगेमी, और अगर एक ही प्लांट है, फ्लावर डिफरेंट है तो गीटनोगेमी, और अगर डिफरेंट प्लांट है तो जीनोगेमी, ठीक है जी। तो गीटनोगेमी 123 है भैया पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 28 क्लास 12 28 पे क्लियर मेंशन है। इसमें कुछ भी इतना टफ तो नहीं कह सकते, बट ये है कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो तो शायद तक। ये देख लो भैया, गीटनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये हो गया तुम्हारा गीटनोगेमी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखो रट्टे वाला क्वेश्चन है भैया, टेस्ट क्रॉस से। जब डोमिनेंट फिनोटाइप का होता है तो वो तुम्हारा टी मतलब दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड भी हो सकता है। तो हाउ डू वी प्रिडिक्ट, अगर बाहर से देखेंगे दोनों ही लंबे हैं तो कैसे करेंगे, टेस्ट क्रॉस से होता है। 124 पेज नंबर 74 पे मेंशन है, पेज नंबर 74, क्लास 12th का ही है ये भी, चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है जी। अब नीचे की तरफ आ जाओ, इसमें क्लियर मेंशन है कि डोमिनेंट प्लांट का खास तौर से सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में हम कैसे मेजर करेंगे, whether a plant tall plant from F1 और F2 has TT और TT composition। चलो F1 का भी मान लो, TT और TT, ठीक है, cannot be predicted। तो therefore to determine the genotype of all plant, F2 Mendel crossed the tall plant from F2 with dwarf plant, this is called test cross। डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं इसमें। 124 सीधा रट्टा मारो, अंडरस्टैंडिंग करो सही से, चलते बनो आगे। PGA एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ। देखो केल्विन साइकिल आप पढ़ते हो, केल्विन जो साइंटिस्ट था उसने एल्गी को लेकर रिसर्च किया था। और ये भी सोचने वाली बात है कि जब तुम बायो केमिस्ट्री ऑफ द प्लांट स्टडी कर रहे हो, अगर बड़े प्लांट पे हम स्टडी करेंगे तो बार बार उसको एक तो ग्रोथ होने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद अगली स्टेज जाओ, उसको काटो निकालो, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसलिए उसने क्या चुनी, एल्गी। और ये लाइन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी हुई है कि ही वर्कड ऑन एल्गी। 125 पेज नंबर 215, क्लास 11 चैप्टर नंबर 13, कितना पेज नंबर है भैया, 215। ये दिया हुआ है क्लियर लाइन कि ही वर्कड ऑन एल्गल फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च करी और वहीं से सारा कुछ डिस्कवर किया है। तो द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव 14C बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीड लेड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है जी, तो एल्गल फोटोसिंथेसिस था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। तो अगले वीडियो की तैयारी कीजिए।